हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये आपके बोर्ड पेपर में काफी हद तक इससे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ऐसे लेसन के बारे में जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, इस लेसन को हम छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो आज इसका पहला टॉपिक मैं आपको देने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। इसके नोट्स आप जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे वैसे आप नोट पेन लेके बैठिएगा और इसको नोट करते रहिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट लेसन की। बच्चों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट चैप्टर की। आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के एक ऐसे चैप्टर जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है। तो इसको जरूर अच्छे से आप तैयार करिएगा। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले चैप्टर को। देखिए, ये जो चैप्टर है ये क्या है? कार्बन की उत्पत्ति। ठीक है बच्चे, ये क्या है? कार्बन की उत्पत्ति। पहली हेडिंग एनसीईआरटी लिखती है। आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं कि कार्बन की उत्पत्ति क्या है। तो आइए देखिए, कार्बन की उत्पत्ति लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। ठीक है, जो कार्बन की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द कार्बो से हुई है। कार्बो का अर्थ है कोयला। कार्बो का मतलब क्या है बच्चे? कोयला होता है। कार्बन का जो प्रतीक होता है वो C होता है, यानी C से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक जो होता है इसका 6 होता है तथा संयोजकता इसकी 4 होती है। तो आपसे पूछ लिया जाता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होगा बहुविकल्पी रूप के प्रश्न में, तो ये इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। आइए देखते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी यानी संभावना कहां पे ये पाए जाते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पृथ्वी पर जीवन होने के लिए हाइड्रोजन के बाद कार्बन, यानी पृथ्वी पर जीवन होने के लिए हाइड्रोजन के बाद कार्बन सबसे महत्वपूर्ण तत्व हैं। यानी अगर आपको अर्थ पे सरवाइव करना है तो आप जानते हैं हाइड्रोजन यानी H2O यानी पानी, यानी हाइड्रोजन के साथ साथ आपको कार्बन की भी आवश्यकता पड़ेगी। आइए चलते हैं इसके बॉन्डिंग की बात करें तो कार्बन में कौन सा बॉन्ड उपस्थित होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। कार्बन में जो बच्चे होता है वो सहसंयोजी आबंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध उपस्थित होता है? सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से, यानी जब 2 इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी करते हैं, ठीक है, 2 अलग अलग तत्व के इलेक्ट्रॉन हिस्सेदारी करते हैं तो वहां पे जो बच्चे बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या है? सहसंयोजी बॉन्ड बनता है। आइए चलते हैं इसके टॉपिक की तरफ। देखिए, वह बंध जो इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनते हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की हिस्सेदारी होती है। दो एक अलग इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर क्या करते हैं? हिस्सेदारी करते हैं, साझा करते हैं, तो वहां पे ये सहसंयोजक बॉन्ड बनता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप तो अगर केलेमन के फॉर्म में करेंगे तो 2 और 4 होगा। ठीक है, 2 और 4 होता है। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका अष्टक 2 तरह से पूरा किया जा सकता है। कितने तरह से? 2 तरह से हम पूरा कर सकते हैं। अष्टक क्या होता है कि जो तत्व होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देकर या लेकर, अक्रिय गैसों को छोड़ के पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्व हैं वो तो इलेक्ट्रॉन लेंगे चाहे इलेक्ट्रॉन देंगे। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन लेकर या फिर देकर ये अपने बाह्य कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, तो इसी प्रक्रिया को हम अष्टक कहते हैं। आइए चलते हैं आगे। अगला जो पॉइंट है इसको पॉइंट वाइज के रूप में पढ़ते हैं। यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर, देखिए जब जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। तो यह 4 इलेक्ट्रॉन खोकर +4 धनायन बन सकता है, परंतु 4 इलेक्ट्रॉन को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहना संभव नहीं है। आप जानते हैं किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? कम है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। जो अगला पॉइंट है बच्चे, ये कह रहा है कि यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके -4 जो इलेक्ट्रॉन लेता है उस पर चार्ज कैसा होता है बच्चे? ऋणायन होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। यानी देखिए, यह 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके 4 ऋणायन बना सकता है, परंतु 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन रखना भी संभव नहीं है। यानी यहां पे दोनों कंडीशन इसको फॉलो नहीं करेंगी। आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ।
अगला जो पॉइंट है बच्चों, इस समस्या को दूर करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं सकता ना दे सकता है। इस समस्या को दूर करने के लिए कार्बन किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन के साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेता है। क्या करता है ये? इस समस्या को दूर करने के लिए कार्बन किसी दूसरे परमाणु से इलेक्ट्रॉन को साझा करके सहसंयोजी बंध बना लेता है। तो बच्चों अब आइए कुछ सहसंयोजी आबंध के हम उदाहरण देखते हैं। ठीक है, सहसंयोजी आबंध के कुछ उदाहरण हैं। ये एनसीईआरटी जो है आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है। ये आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हिसाब से नोट्स तैयार है। आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, हाइड्रोजन जो होता है, अगर आप ध्यान समझिए, हाइड्रोजन अणु का निर्माण, ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना होगा? 1s1, यानी एक ही होगा। ठीक है, तो देखिए जब एक होगा तो इसके बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। आप समझ सकते हैं, ये देखिए हाइड्रोजन है और ये दूसरा हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के बाय कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको जरूरत होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब इसको जरूरत होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, यानी इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी बच्चे, वो कौन सा होगा? सहसंयोजी आबंध बनके तैयार होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला जो एग्जाम्पल है बच्चों, बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, Cl2 अणु का निर्माण। ठीक है, क्लोरीन, यानी आप देख सकते हैं Cl2 का, देखिए क्लोरीन का स्ट्रक्चर बनाइए। पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 17 होता है। ठीक है, अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 8 7, तो इसके बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे? 7। यानी क्लोरीन का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो 1 2 3 4 5 6 और 1 7। अब देखिए दो क्लोरीन है तो एक क्लोरीन और बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, एक क्लोरीन क्या करिए? और बना दीजिए। जब दूसरा क्लोरीन आप बनाएंगे तो ये देखिए ये क्लोरीन, इसके भी बाय कक्षक में 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब इसको आवश्यकता होगी तो क्लोरीन क्या कर, देखिए क्लोरीन को, देखिए ये क्लोरीन इससे अगर इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो ये नहीं दे सकता, क्योंकि जैसे इलेक्ट्रॉन देगा तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, लेकिन इसके बाय कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको और मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये क्या करते हैं? आपस में साझेदारी कर लेते हैं। जब इस क्लोरीन को आवश्यकता होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। तो देखिए आप काउंट करिए, 2 2 4 2 6 और 2 8। और जब इसको आवश्यकता होगी तो इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है। आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 2 8, इन दोनों का आपस में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो इनके बीच देखिए साझेदारी हो रही है कि नहीं? 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का है, यानी 2 अलग अलग परमाणुओं के बीच साझेदारी होती है। तो इनके बीच बनने वाला बॉन्ड क्या होगा बच्चों? क्या हो जाएगा? सहसंयोजी आबंध हो जाएगा। आइए चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। Cl2 के बाद आइए चलते हैं तीसरे एग्जांपल की तरफ। देख सकते हैं Cl2 का निर्माण। Cl2 का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7, बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन? 7। अब देखिए 2 4 2 6 और 1 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। जब इसको जरूरत थी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब इसको जरूरत थी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लिया। इनके बाय कक्षक में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8, यानी ये जो स्ट्रक्चर है बनके वो तैयार हुआ। अब आइए चलते हैं आज तीसरे प्रश्न की तरफ। यहां पे बच्चों ध्यान समझिएगा, H2O का निर्माण है। किसका निर्माण बच्चे? H2O का निर्माण है। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का बच्चे कितना परमाणु क्रमांक? 1। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1, यानी एक ही होगा। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 6। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी ऑक्सीजन के बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आइए देखते हैं, ये समझिए H2O का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। किसका स्ट्रक्चर बनाना है? H2O का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो समझिए ये ऑक्सीजन बीच में रखिए, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है उसको बीच में रखते हैं हम, सेंट्रल एटम एंड केंद्र पर रखते हैं। और इधर देखिए 2 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन समझाने के लिए मैं बना रहा हूं आपको। देखिए ऑक्सीजन के बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है? आप देख सकते हैं 2 3 4 और 5 और 1 6। ठीक है, इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं 6 इलेक्ट्रॉन हो गया कि नहीं हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ है। देखिए ऑक्सीजन 2 2 4 और 2 6 हो जाता है। ठीक है, आप समझिए हाइड्रोजन के बाय कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पे भी हाइड्रोजन के बाय कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन। तो जब हाइड्रोजन को आवश्यकता होती है तो ऑक्सीजन का 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और ये क्या करता है? ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। कैसे लेता है आइए समझिए। देखिए ये ऑक्सीजन है और ये क्या है? हाइड्रोजन है। ये भी क्या है? हाइड्रोजन है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या करना है आपको। ऑक्सीजन के बाय कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन रखिए, 2 3 4 5 और 1 6। इतनी बात समझ गई। और हाइड्रोजन के बाय कक्षक में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा,
देखिए जब हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन आपस में इस्तेमाल कर लिया, ये वाला भी क्या किया, आपस में इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, अब देखिए जब ऑक्सीजन को जरूरत होगी तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन को जब जरूरत होगी तो देखिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन लिया, ये 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 8। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट और इनका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। यानी आप इनके बीच जो बॉन्डिंग बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, सहसंयोजी आबंध बनेगा। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। चौथा एग्जाम्पल क्या है, O2 का निर्माण। आइए चलते हैं अपने चौथे प्रश्न की तरफ, चौथे एग्जाम्पल की तरफ। O2 अणु का निर्माण। देखिए O ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6। ठीक है, तो देखिए आप समझिए जो ऑक्सीजन होता है बच्चों, ये ऑक्सीजन के बाय कक्षक में 2 2 4, ठीक है, और एक 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए दूसरा भी ऑक्सीजन O2 बना रहे हैं आप, तो यहां पे भी जो दूसरा ऑक्सीजन होगा उसके भी बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए क्या करना है आपको, समझिए जब इसको देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके पास लेने गया तो बोला भैया अपना इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये बोला नहीं नहीं, जब मैं 2 अपना इलेक्ट्रॉन दे दूंगा तो तुम्हारा ऑक्टेट तो कंप्लीट, लेकिन मेरे बाय कक्षक में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये भी मांगने लगा कि तुम मुझे 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। दोनों ने एक सोच बनाई कि 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर लीजिए, तुम्हारा भी काम चल जाएगा और मेरा भी काम चल जाएगा। तो कैसे चलेगा, आइए देखिए, जब इस ऑक्सीजन को जरूरत था तो इसने इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, और जब इस ऑक्सीजन को जरूरत था तो इसने भी 2 इलेक्ट्रॉन यहां से ले लिया, तो 2 2 4 2 6 2 8। आप समझ सकते हैं कि जब सिंगल 2 एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 2 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो डबल बॉन्ड बनता है। इसीलिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अक्सर देखा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा उदाहरण। आइए चलते हैं अब अगले उदाहरण नंबर 5 की तरफ। CH4 अणु का निर्माण। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि CH4 क्या है। CH4 जो बच्चे होता है वो क्या होता है, CH4 जो होता है बच्चों वो क्या है, CH4 एक मेथेन गैस होती है। CH4 क्या होती है, एक मेथेन गैस होती है। ठीक है, तो कार्बन का आप समझ सकते हैं, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6। ठीक है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1। जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4। ठीक है, आप समझ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, आपको पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, ठीक है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। तो देखिए CH4 है बच्चों, ये क्या है, CH4। तो कार्बन को बीच में रखिए, इसके बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, देखिए कार्बन का जो परमाणु क्रमांक 6, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2 और 4, तो बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो 1 2 3 और 1 4। अब हाइड्रोजन बच्चों कितने हैं, 4। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कितना हो जाएगा, 1, यानी इसके बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे और चौथा हाइड्रोजन यहाँ पे। ठीक है, तो जब इसको आवश्यकता होगी एक एक इलेक्ट्रॉन इसके भी बाय कक्षक में आप रख सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। ठीक है, तो जब देखिए इन दोनों को आवश्यकता होगी, यानी हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन जैसे ही कार्बन को आवश्यकता होगी तो कार्बन क्या करेगा, 2 4 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन। ये CH4 का स्ट्रक्चर आपके सामने बनके तैयार हो गया। किसका स्ट्रक्चर, CH4 का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं ये CH4 का जो स्ट्रक्चर है आपके सामने बनके तैयार है। ठीक है, तो सेम स्ट्रक्चर इसी तरह बनता है। ये मैंने इलेक्ट्रॉन दर्शाया है, आप ऊपर देख सकते हैं कि देखिए ये कार्बन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन साझेदार, यहाँ पे भी 2 2 2, तो ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ये डायग्राम बन के दिखा गया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले उदाहरण नंबर 6 की तरफ बच्चों। ठीक है, उदाहरण नंबर 6 की तरफ। जो उदाहरण नंबर 6 है वो NH3 है। NH3 को हम क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि NH3 बच्चों किसका फॉर्मूला है। ठीक है, NH3 में देखिए 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी 1 होता है। कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक देखिए नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 और 5। इसके बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन बच्चे, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इसको बाय कक्षक में होने कितने चाहिए, 8 है, कितने, 5, तो 3 की कमी हो जाती है। तो आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसे बनता है। नाइट्रोजन का जो स्ट्रक्चर बनता है आप देख सकते हैं, ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के बाय कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5, 2 3 4 और 5।
आप देखते हैं ये NH3 है, 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लगाइए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए और या एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दीजिए। अब हाइड्रोजन के बाय कक्षक में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो देखिए जब हाइड्रोजन को आवश्यकता होगी तो हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके साइड हो जाएगा। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब जब नाइट्रोजन की बारी आती है तो नाइट्रोजन क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ये 6 और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या बन जाता है, NH3, यानी 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन बन के तैयार हो जाता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, ये वाला भी नाइट्रोजन का, ये वाला भी नाइट्रोजन का और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हैं। तो जब ये आवश्यकता होगी तो तीनों हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और साथ में ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए चलते हैं अगले 7वें नंबर उदाहरण की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछे जाते हैं आपके बोर्ड पेपर में, तो उसको आइए देखते हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है बच्चों वो फ्लोरीन अणु का है। तो अभी हमने कुछ देर पहले क्लोरीन का बनाया था, तो सेम F2 का भी आप बना के जरूर बताइएगा। ठीक है, आप घर पे जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपसे बना या नहीं बना। तो मैं 3 उदाहरण आपके लिए छोड़ रहा हूँ, F2 अणु का निर्माण, ठीक है, और दूसरा बच्चों N2 अणु का निर्माण, और जो तीसरा है बच्चों वो CO2 अणु का निर्माण। ये 3 अणु के निर्माण आपको क्या करने हैं, घर पे स्ट्रक्चर बनाने हैं। देख लीजिए, F2 अणु का निर्माण, N2 अणु का निर्माण और CO2 अणु का निर्माण। तो बच्चों ये कुछ उदाहरण थे सहसंयोजक आबंध के। अब चलते हैं हम एक अलग टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है, आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है। ठीक है बच्चों, वो क्या है, कार्बन के अपरूपक। क्या है, कार्बन के अपरूपक। ठीक है बच्चों, कार्बन के अपरूपक के बारे में बात करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिया जाता है कि कार्बन के अपरूपक पर टिप्पणी लिखिए या अपरूपकता पर टिप्पणी लिखिए। ये 4 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। ये कई बार बोर्ड के पेपर में पूछे गए। तो आइए देखते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्बन के अपरूपक। ठीक है, इसमें सिंपल सी बात है, आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो तत्व का यह गुण अपरूपकता कहलाता है। उस तत्व जो अपरूपक तत्व होते हैं उस तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं, परंतु जो भौतिक अवस्था होती है बच्चों क्या होती है, अलग अलग होती है। तो आइए देखिए, कार्बन के अपरूपक है, यानी जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, किसके, जब कोई तत्व एक से अधिक रूपों में पाया जाता है तो तत्व का यह गुण अपरूपकता कहलाता है। उस तत्व के रासायनिक गुण समान होते हैं परंतु भौतिक अवस्था क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, अभी इसको आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। आइए चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहां पे हम देखेंगे आपके यहां जो सिलेबस में है कार्बन के अपरूपक। तो आपसे पूछा जाता है कि कार्बन के कितने अपरूपक हैं, तो कार्बन के मुख्य रूप से 3 अपरूपक होते हैं। होते तो और भी अपरूपक हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से होते हैं बच्चों वो 3 अपरूपक होते हैं। आइए पहला जो हमारा है वो स्टार्ट करते हैं डायमंड। डायमंड मतलब बच्चों हीरा। आपने काफी पिक्चरों में नाम सुना होगा, डायमंड देखा भी होगा। आई होप कि आप रियलिटी में देखें, लेकिन आपने डायमंड जरूर देखा होगा। पुरानी मूवी में जरूर हीरे दिखाता है, वो मोती के आकार के होते हैं। ठीक है, तो यह एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। यह एक क्या है, रंगहीन, यानी इसमें कोई कलर नहीं होता। ठीक है, श्वेत रंग का होता है। यह एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। यह उच्च अपवर्तनांक के कारण बहुत अधिक चमकता है। इसकी बनावट ऐसी है बच्चों की एक बार इसमें अगर लाइट चली गई तो वो बाहर लाइट जल्दी बाहर नहीं निकलती, जिसके कारण लाइट बार बार टकराती है तो रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, यानी अपवर्तनांक की घटना, अपवर्तन की घटना होती है, जिससे क्या होता है, वो चमकता है। यह काफी भारी और कठोर होता है। दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब जिसमें धारा आसानी से, यानी जिसमें धारा प्रवाहित ना हो उसे क्या कहते हैं हम, कुचालक, और जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं, सुचालक। ध्यान रहे क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाने के कारण ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी इनमें धारा का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अगले टॉपिक। अगर हम इसकी संरचना की बात करें, ठीक है बच्चों, इसकी संरचना की बात करें तो यह कार्बन परमाणुओं का बहुत अधिक बड़ा अणु है। यानी इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करते लाखों करोड़ों कार्बन आपस में ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। मैं दिखा रहा हूं स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। ठीक है, सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा होता है। सहसंयोजक बंध बनने के कारण यह कठोर त्रिविमीय यानी 3D
त्रिविमीय जालक संरचना होती है जो इसके कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त हीरे के क्रिस्टल में प्रबल सहसंयोजक बंध उपस्थित होते हैं। तो आप आइए देखिए, इसके टॉपिक को हम आगे भी कंटिन्यू थोड़ा सा स्टॉप करते हैं। आप स्ट्रक्चर देखिए, ये क्या है कि बच्चों देखिए, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है। कार्बन देखिए 4 बॉन्ड बनाता है, आप पढ़ चुके, तो एक बॉन्ड ऊपर बना हुआ है, 1 2 और 1 3। फिर ये तीनों कार्बन, तीनों बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दीजिए। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4। एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना है, अब ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3। यहाँ पे भी कितने? 3। यहाँ पे भी कितने? 3। अब फिर से ये सारे कार्बन जोड़ दीजिए। आप क्या करिए, ये कार्बन जोड़ दीजिए। फिर ये कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड, ये भी 3 बॉन्ड, ये भी 3 बॉन्ड। तो ऐसे करते करते ये 3D स्ट्रक्चर बनते जाता है, जिसके कारण इसका जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही हार्ड होता है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। ये जो सहसंयोजक बंध होते हैं बच्चों, इनको तोड़ने के लिए बहुत ही अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है? बहुत ही उच्च होता है। यानी सहसंयोजक बंध को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसके कारण इनके क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा गलनांक पॉइंट्स होते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं इसके उपयोग की तरफ। किधर चलते हैं बच्चों? उपयोग की तरफ, ठीक है। इसका जो उपयोग है उसको ध्यान से आप समझिएगा कि हीरे का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। तो इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में करते हैं। इसका उपयोग कीमती आभूषणों को बनाने में भी किया जाता है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये था, यानी इसके उपयोग आपसे पूछ लिया जाए कि डायमंड के उपयोग क्या हैं, यानी हीरे के उपयोग क्या हैं। तो इसकी कठोरता के कारण इसका प्रयोग मार्बल, ग्रेनाइट तथा ग्लास को काटने वाले चाकू में करते हैं। इसका उपयोग कीमती आभूषणों को बनाने में भी किया जाता था, ठीक है, यानी किया जाता है, सॉरी। तो ये ग्रेफाइट था, सॉरी ये डायमंड था। डायमंड कंप्लीट हुआ। अब दूसरे अपरूपक की तरफ चलते हैं, जिसका नाम बच्चों क्या है? ग्रेफाइट। क्या नाम है? ग्रेफाइट है। ये बहुत अच्छे से आप तैयार करिएगा कि ग्रेफाइट क्या होता है। इसकी डिफिनीशन आप समझिए, यह हल्के भूरे रंग का पारभासी पदार्थ होता है। यह हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। यह साथ ही साथ विद्युत का सुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, ठीक है। आपने डायमंड को देखा जो विद्युत का कुचालक है, वहीं ग्रेफाइट जो है वो क्या है? विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। अगर इसकी संरचना की हम बात करें बच्चों, तो ग्रेफाइट में कार्बन परमाणु की परत होती है, जिसमें प्रत्येक कार्बन शेष 3 कार्बन सहसंयोजक बंध द्वारा क्या होते हैं? जुड़ा होता है। प्रत्येक कार्बन का जो चौथा इलेक्ट्रॉन होता है वो बच्चों क्या होता है? मुक्त अवस्था में होता है। चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत ही मुक्त अवस्था में होता है, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तीनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। प्रत्येक कार्बन का चौथा इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। यही कारण है कि विद्युत धारा का सुचालक होता है। आपसे पूछा जाए कि डायमंड जो है वो विद्युत का कुचालक है, जबकि ग्रेफाइट जो है वो क्या है? सुचालक है। इसका रीजन है कि डायमंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होते हैं, जबकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट की परतें एक दूसरे से वंडर वॉल बल की द्वारा जुड़ी होती हैं। वंडर वॉल दुनिया का सबसे कमजोर बल होता है, ठीक है। अट्रैक्शन बल होता है, अट्रैक्शन आकर्षण बल है ये, ठीक है। वंडर वॉल द्वारा जुड़ी होती हैं, जिस कारण से एक दूसरे पर फिसलती हैं। यही कारण है कि ग्रेफाइट छूने पर फिसलता है। यही कारण है कि बच्चों ग्रेफाइट क्या होता है? जब इसको आप टच करेंगे तो वो फिसलनशील होता है, यानी वो क्या होता है? छलकता है। ग्रेफाइट का जो बच्चों उपयोग है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे दैनिक जीवन में। आइए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए उपयोग जो है बहुत अधिक चिकना होने के कारण, जो ग्रेफाइट है वो क्या है? बहुत अधिक चिकना होने के कारण ग्रेफाइट का उपयोग मशीन के पुर्जे में स्नेहक के रूप में किया जाता है, जिसे आप ग्रीस बोलते हो, ठीक है। स्नेहक के रूप में किया जाता है। पेंसिल लेड के रूप में इसका उपयोग होता है, क्योंकि यह कागज पर काले निशान बनाता है, ठीक है। और तीसरा जो इसका उपयोग होगा बच्चों, ये शुष्क सेल यानी ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। तो ये उपयोग ध्यान रखिएगा, चिकना होने के कारण इसको क्या, जो पुर्जे होते हैं वहां पे इस्तेमाल होता है। दूसरा पेंसिल, लेड पेंसिल में इस्तेमाल होता है। तीसरा ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड बनाने के लिए किया जाता है। तो आपने अभी तक देखा कार्बन के अपरूपक देख रहे थे। कार्बन के मुख्य रूप से अपरूपक 3 होते हैं। पहला जो होता है डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, ठीक है। स्ट्रक्चर देखा, संरचना देखा, उपयोग देखा, डिफिनीशन देखी। अब चलते हैं अगला जो आखिरी है, फुलेरिन। फुलेरिन जो है वो भी कार्बन का क्या है? अपरूपक है। ये आप अच्छे से तैयार करिएगा। ये बच्चों एक एक करके हर टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं, तो बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। आइए चलते हैं अगला जो अपरूपक है उसका नाम क्या है बच्चों? फुलेरिन। फुलेरिन की तरफ चलते हैं बच्चों। जो हमारा अगला अपरूपक है वो है फुलेरिन। फुलेरिन की जो डिस्कवरी थी, आप आइए देखिए, हैरोल्ड क्रोटा रिचर्ड
ठीक है, हैरोल्ड, क्रोटा, रिचर्ड, इस्माले, रॉबर्ट कॉल ने 1985 में कार्बन की दो छड़ों के बीच आर्क प्रवाहित करके कार्बन की वाष्प को प्राप्त किया। इस वाष्प से प्राप्त काजल से कार्बन के अपरूप फ्लोरीन, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C16, की खोज की। इस खोज के लिए इन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, फ्लोरीन के और भी रूप की संभावना व्यक्त की गई है, परंतु C16 यानी C60 सर्वाधिक अस्थायी माना गया है। ठीक है, C16 का नाम वकमिनिस्टर फ्लोरीन और वॉकी वॉल भी होता है, क्योंकि इसकी जो संरचना बच्चों वो कैसी होती है, फुटबॉल के आकार की होती है। तो ध्यान रखिएगा कि रॉबर्ट, हैरोल्ड क्रोटा, रिचर्ड इस्माले, रॉबर्ट कॉल ने 1985 में कार्बन के दो छड़ों के बीच आर्क प्रवाहित करके कार्बन की वाष्प को प्राप्त किया। इस वाष्प से प्राप्त काजल से कार्बन के अपरूप फ्लोरीन की डिस्कवरी हुई, जिसका फॉर्मूला बच्चों क्या है, C16 है। क्या है, C16 है। ठीक है, यानी C60 है। ये काफी स्टेबल है, और भी फ्लोरीन की खोजे जाने की संभावना है, लेकिन सबसे स्टेबल जो है वो C16 है। इसकी जो संरचना होती है बच्चों वो कैसी होती है, फुटबॉल के आकार की होती है, यानी फुटबॉल के जैसे होती है। तो ये बच्चों थे कार्बन के अपरूपक। फिलहाल फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अब सेकेंड पार्ट में हम आगे की बात करेंगे IPSC, फिर हम बात करेंगे साबुन बनाने की विधि के बारे में। तो ये पहला पार्ट इस वीडियो का, आप आई होप कि आपको पसंद आएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।